अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और सबसे इम्पोर्टेंट खबर है जो कल हमने ब्रेक की थी अपने शो में। और कल सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि 2 ड्रोन जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं और उनको गिरा लिया गया। ये बड़ी एक्टिविटी हुई है, इसके ऊपर मैं ज़रा तफसील से बात करूँगा थोड़ी देर में। लेकिन आपको आप बताऊँ कि अफ़गान तालिबान ने जो अल्टीमेट पाकिस्तान का पेशेंस का थ्रेशोल्ड था उसको चैलेंज कर दिया। और अब मैं आपको कैटेगोरिकल बता रहा हूँ, बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान ये इनको नहीं माफ़ करेगी इस पर। क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर आने का मतलब है और वहाँ पे ड्रोन के मारे जाने का मतलब है कि इंटरनेशनल स्टोरी। और अब ये इंटरनेशनल स्टोरी बन गई है और पाकिस्तान ने इसको, जिसे कहते हैं निप द ईवल इन द बड, ये वो वाला हिसाब करना है पाकिस्तान में। मशरिक़ वस्ता की जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है, इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, और अब इत्तला मिल रही है कि बाब अल मंदब जो है वो भी शायद मंडे के तक ब्लॉक हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप एक खुलवाने जा रहे हैं, लेकिन लगता है अब दूसरा भी सील हो जाएगा। और वो भाईजान किम जोंग जो हैं नॉर्थ कोरिया के, बैठे बैठे बोर हो गए थे, उन्होंने सुबह मिसाइल मारा, उसके बाद सो गए जाके। और फिर वो जापान ने बड़ा एहतजाज किया तो उन्होंने अब पकड़ के दूसरा एक क्रूज़ मिसाइल भी फायर कर दिया। ये क्या हो रहा है सब कुछ, और क्या वो इस जंग के अंदर एंटर करने वाले हैं या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे पास 3 बड़े इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं आज। एक इनमें से ऐसे हैं जो वॉर को, कॉम्बैट को, इन चीज़ों को समझते हैं। एक कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उसके बाद एक जो हैं वो इंटरनेशनल आप समझे पॉलिसीज़ को और इन सारे जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं, रज़ा रूमी, अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और एक है कि जो हमारी लोकल पॉलिटिक्स को भी उनके ऊपर गहरी नज़र है उनकी, और ख़ित्ते के ऊपर उनकी बड़ी नज़र है, फ़ारूक खान पिताफ़ी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, कल ड्रोन आए, आपने गिरा लिए, अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त मैं एक बात सोच रहा था, अभी ये तो आए हैं, एक चाइनीज़ और एक ईरानी है, ये ड्रोन्स की जो साख्त है, और हमें पता है कि रॉ ने, इंडिया ने दिलवाया उनको, ख़त्म हो गई बात। लेकिन इनमें पेलोड नहीं था, खुदा न खास्ता ये तो रिकॉन के लिए थे, पेलोड भी हो सकता है। और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि खुदा कोई एक ड्रोन आता है, 4 ड्रोन आते हैं, गिर भी जाता है, अल्लाह रहम करे। आई मीन हम पाकिस्तानी कौम है, खौफजदा होने वाले नहीं है। बल्कि कल जब ड्रोन गिरे हैं उसके बाद भी इस्लामाबाद में गहमा गहमी थी, लोग अपनी ईद की शॉपिंग ही कर रहे थे, वहाँ पे लोग खौफजदा नहीं हुए। ये एक बड़ी खुशाइन बात थी इसमें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अब देखें, इन ये जो ड्रोन से उड़े हैं ना, इनका फ़्लाइट है तकरीबन 1000 किलोमीटर और इनकी एंड्योरेंस है 6 घंटे के करीब। तो अगर ये उड़ के आए हैं, यहाँ तक आए हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर से उड़ाया गया इनको, यानी अफ़गानिस्तान, डीप डाउन इनसाइड अफ़गानिस्तान इनको नहीं उड़ाया गया। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, एक तरफ तो हम ये फितनतुल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद कर ही रहे हैं। मैं कहता हूँ 24 घंटे से भी कम टाइम लगाएं जितने अफ़गान्स पाकिस्तान में, इनको प्लीज़ पैक दम अप एंड किक दम आउट ऑफ दिस कंट्री। और उसके बाद इस अफ़गानिस्तान का और इस TTP का और इस तालिबान की लीडरशिप का वो हशर करें कि इनकी नस्लें लिखें कि हमारी 5000 साल पुरानी तारीख थी, उसको टिश्यू पेपर की तरह इन्होंने बहा दिया। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया मुर्शिद साहब, आपने इनवाइट किया है। आपको, रूमी साहब को, फारूक साहब का, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ा अच्छा एनालिसिस आपने पेश किया है और आई थिंक आपने इन डेप्थ, आप कह रहे हैं कल भी बता दिया था, मैंने बाद में देखा इत्तेफाक से उसको। ये जो ड्रोन रुडिमेंट्री ऑब्वियसली लेवल के हैं, आपने कहा वेपन्स नहीं कैरी करते, आई एग्री, वेपन नहीं कैरी करते क्योंकि वेपन उनका मकसद ही नहीं था। अफगानिस्तान के तालिबान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त, इंटरनली भी। इंटरनल से मतलब ये है कि विद इन देयर ओन पार्टी ऑब्वियसली, और जो जो 20-22 दूसरे धड़े हैं वो बहुत जोर लगा रहे हैं कि इस हुकूमत को, जो ऐसी भी है, उसको इनकॉम्पिटेंट, इनकेपेबल करके और अनपॉपुलर करके किसी तरीके से हटाया जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से भी इन पर था कि ये कुछ नहीं कर रहे, ज़ाहिर है, और इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ तो करके दिखाएंगे कि हम तो बड़ा आपका दिफा कर रहे हैं,
हम तो सॉवरेनिटी अफगानिस्तान की ब्रीच नहीं होने दे रहे, जो कि इतने महीनों से हो रही है, वो एक अलग बात है। इसलिए इन ड्रोन्स का मकसद पाकिस्तान की मिलिट्री या किसी और इंस्टीट्यूशंस को या इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान करना था ही नहीं। उनका मकसद ही सिर्फ यही था कि एक रीच दिखाना, एक लेडर ऑफ एस्केलेशन बढ़ाना और अपने लोगों को एक एलिमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन देना कि जनाब हम बहुत हमारी आनियां जानियां देखें। फिर एक और भी एलिमेंट है जो हमें ज़रूर कवर करना चाहिए, वो ये कि जो असल मास्टर्स हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी होती है और ये बताना होता है कि जनाब आपका हुक्म हम बजा लाए, कार्रवाई हो रही है, देखिए जनाब कार्रवाइयाँ हमारी आनियां जानियां देखें कि हमने पाकिस्तान में यहाँ तक ड्रोन पहुंचा दिया, आप हमारे वजीफे में इजाफा करें। तो आई थिंक ये सारे का सारा होलसम एक पिक्चर है। बुनियादी तौर पर इसको एक हाइप क्रिएट करना था और आपने पहले में ही लफ्ज़ में बोल दिया कि इसको इंटरनेशनलाइज करना था। इस पूरे के काबिलियत डिस्ट्रक्शन या कोई और तो मकसद पूरा भी नहीं हुआ। लेकिन ये मैं कंफर्म कर सकता हूं कि उन्होंने, आपने खुद भी कह दिया कि लेडर ऑफ एस्केलेशन अब उन्होंने अपस्केल की है। मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं, जितने दिनों से मैं इस वॉर को वॉच कर रहा हूं, जितना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सेस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हम बहुत केयरफुल हैं। बशर साहब आपको भी पता है कुछ चीज़ों का, आपसे डिस्कशन हुई थी एक दफ़ा, हम बहुत वेल मेयर्ड, वेल कैलकुलेटेड और वेल फोकस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। हम एक जनरल पर्पस बॉम्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसको जीपी बॉम्ब कहते हैं। मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट आपसे अर्ज करता चलूं, हम उसको जीपी बॉम्ब कहते हैं। वेरी इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, जरा अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं होता, हम खुद बनाते हैं यहाँ पाकिस्तान में। वो मारने का सिर्फ एक नुकसान होता है कि कोलैटरल डैमेज हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि उसको फिर जो उसकी डिप्रिसिएशन डिस्पर्शन होती है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। हम एक्सपेंसिव और जिसको कहते हैं मोर फोकस्ड और कम, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कॉम्बैट स्पेसिफिक हम यूज कर रहे हैं कि जिन टारगेट्स हमने हिट करना होता है हम कोलैटरल डैमेज नहीं कर रहे। मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, मैंने कुछ डैमेजेस भी देखे हैं, वो जो मुझे कंपाउंड नजर आता है कि इसको तबाह करना है, उससे बाहर कोई फैक्ट ही नजर आते। तो अब इसको कहते हैं रिस्ट्रेन करना, इसको कहते हैं लेडर ऑफ एस्केलेशन को कंट्रोल करना। ये हमने अब तक बहुत की थी और आपने खुद ही कहा कि अब उन्होंने बढ़ाई है, तो अब मिलिट्री लीडरशिप फैसला करेगी कि हमने कहां तक इसको, नेक्स्ट स्टेप हमने कहां तक लेके जाना। मेरी आज सुबह को एयर हेडक्वार्टर में बात हो रही थी, मैं आपको बिल्कुल खुलकर बता रहा हूँ, और मैंने ज़रा सख्त अल्फाज में को बातें की। उन्होंने कहा कि बात यह कि फील्ड मार्शल जो हैं, आसिम मुनीर को रेफ़र कर रहे थे, फील्ड मार्शल इज़ गोइंग टू बी वेरी रिलेंटलेस ऑन इट, और हम लोग भी खामोश नहीं बैठे, आपको हम बता नहीं सकते, लेकिन हमने बहुत कुछ कर दिया वहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उनके एसेट्स को टेक आउट करो, उनके पुल, उनके ब्रिज, उनके हाईवेज, उनकी गंदम को आग लगाओ, उनकी निस्वार की तूड़ियाँ जो हैं उसको आग लगाओ, और उसके बाद उनके टीटीपी के और तालिबान की जो लीडरशिप है, टेक देम आउट, बिकॉज ये खवारिज वो हैं जिनको एक बिल्डिंग गिरने से या वो एयरपोर्ट तबाह होने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पिछले 3 जनरेशन से ये तो पहाड़ों में रहे हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, 5 साल और रह लेंगे। तो यू हैव टू टेक देम आउट। जी मैं इसीलिए आप कुछ बातें बता सकते हैं, मैं शायद वो भी नहीं बता सकता। ठीक है। हमें रजा रूमी साहब ने ज्वाइन कर लिया कि नहीं? फारूक खान पिताफी साहब, योर 2 cents ऑन द इंसिडेंट यस्टरडे। you're right about everything जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आपका मुझे बुलाने का, और इसके साथ साथ चिश्ती साहब को भी सलाम मेरी तरफ से। देखें, एक पीटर सेलर्स की मूवी थी जिसका नाम था द माउस दैट रोड, और उसके अंदर एक छोटी सी रियासत होती है, वो डिसाइड करती है कि अमेरिका पे हमला कर दिया तो वो जवाब में हमला करेंगे और हम पे कब्जा कर लेंगे और हम अमेरिकी बन जाएंगे। मुझे तो इस वक्त लग रहा है कि अफ़गानिस्तान को उसी तरह का कोई शौक चढ़ा हुआ है। कल जब ये वाक़या हो रहा था तो मैं उसी सेक्टर में फिर रहा था, घर से मैसेज आ रहे हैं, ड्रोन आ गया। मैंने कहा कहाँ है? कहते ऊपर देखो। ऊपर फिर रहा था। आपने कहा था मुझे सामने नजर नहीं आता, ऊपर कहाँ से देखूंगा मैं? नहीं देखा मैंने। अच्छा देखा। लेकिन द पॉइंट इज वेरी सिंपल। अच्छा मेरी ऐनक की बात, आपके मोटी ऐनक की बात कर रहा हूँ मैं। जी 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 जरूर, ठीक है। अच्छा बहरहाल वो देखा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिंदगी चल रही थी। अफगान तालिबान जो कुछ करेंगे उसके बाद उनको पता है कि शेर पे 1.25 शेर उनको जवाब मिलेगा। अभी चिश्ती साहब जो है बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, और ही एक्चुअली स्पोक अबाउट द वे वी आर बॉम्बिंग। और ये क्योंकि अफ़गानिस्तान में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो मुझे ये फैक्ट पता है कि काबुल के अंदर जहाँ जहाँ पे अगर किसी डिपो के ऊपर हमला किया गया, कोई जो है ना वेपन कैश के ऊपर, तो उसके सामने जो मौजूद बिल्डिंग थी उसके शीशे भी नहीं टूटे।
तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा ख्याल करके काम कर रहा है। आपने कहा कि वो जो उनकी जो गंदम को आग लगा दें और बाकी चीज़ें, एक थोड़ा सा हमें एम्फसिस की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से जंग नहीं कर रहा जी। पाकिस्तान का अफ़गान लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। अफ़गान लोग, बल्कि अगर आपको पता हो कि जब से पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन शुरू किया, हर दूसरे दिन काबुल के अंदर पाकिस्तान की सपोर्ट में निकलते हैं लोग। देखिए फारूक, मैं आपने ये आप लोग ना पढ़ी लिखी बातें करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती हैं। सॉरी, मैं इतना मेरे में पेशेंस नहीं है कि मैं चुप करके ये बातें सुनूं। आपको मैं सीधा सीधा, मैं ईरान के मौक़िफ़ से एग्री करता हूँ। वो कहते हैं तुमने हमारे पर हमला नहीं किया, तुम्हारी सरजमीन से हमारे ऊपर हमला हुआ है, वी होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। भाई अफगानिस्तान को कितनी बारी हम कह चुके हैं भाई, वो तो टीटीपी को साइड पे करने को तैयार नहीं है, उनको हटाने को तैयार नहीं है, उनको रोकने को तैयार नहीं है, दाइश ने के तैयार नहीं है, आईसिस को रोकने के तैयार नहीं है। तो भाई अपना ये को बात है यार, आपकी हुकूमत है वहाँ पे, फिर आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वी शुड गो आफ्टर यू। नहीं, वो बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन जज्बात में बंदा बिल्कुल ये कह सकता है। लेकिन बात ये है कि जो अफ़गान अवाम है उनसे पूछा थोड़ी गया था कि हुकूमत कौन सी आ रही है, उनके ऊपर मुसल्लत की गई है और वो ख़ुद भी विक्टिम्स हैं इसके। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि मैं बिल्कुल अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज के जो है ना सपोर्टर हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि ये गुड तालिबान, बैड तालिबान या तालिबान के दरमियान कोई लड़ाई से हमें कोई फ़ायदा होगा। अगर आप देखें, सिग्नलिंग आ रही है, NRF आपको बहुत क्लियरली सिग्नल कर रहा है कि वो सपोर्ट करता है। इसी तरह से दीगर बहुत सारे और पश्तून एरियाज़ में भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इवेंचुअली वील हैव टू गेट रिड ऑफ दिस रजीम। लेकिन आम अफ़गान के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरे ख्याल में, मैंने आपको बताया कि मेरे शागिर्द हैं, तो यार मैंने कुछ और बात की, आप कुछ और बात कर रहे हैं। आम अफ़गान से ईरान भी यही कह रहा है, आम अरब से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो यानी इजराइल को फैसिलिटेट कर रहा है उसके खिलाफ है। जी, जब ईरान पे आएंगे तो मैं उसके बारे में भी अपना जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर आपके सामने रखूंगा। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि बेसिकली सिर्फ अफ़गान तालिबान और TTP ही हमारे जो है ना मद्दे मुकाबिल हैं, तो उन्हीं को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, और वो TTP बैठे हुए कहाँ हैं? अफ़गानिस्तान में बैठे हुए। तो ख़त्म हो गई बात यार, फिर आप वही बात करें जो मैं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है वो यानी ज़ुबानी कलामी भी नहीं मानते कि हम उनको रोकेंगे। चलो मैं कहता हूँ अगर ज़ुबानी तौर पे कह देना हम उनको रोकेंगे और फिर ना रोक सकें, हम कहेंगे कि यार वो नेकनीयत हैं लेकिन वो उनसे बड़े हैं, ज़्यादा बड़े बदमाश हैं। ये ज़ुबानी कलामी भी नहीं मानते, वो तो इनकारी हो जाते। वो तो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर से हमले हो रहे हैं ये। जी जी जी, ये अफ़गान तालिबान कर रहे हैं ना, अफ़गान तालिबान, आम अवाम तो नहीं कर रही है। यार अपना फ़ारूक पताफी, आप अपना रोज़ा लगा आपको, आज आपने जो रखा है ना पता नहीं वो बहुत, आपने अफ्तारी पे खजूरें नहीं खाई, आपने को गर्म वाले पकौड़े खाए नहीं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ जी। बट एनीवे मैं आता हूँ, रज़ा रूबी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपके इंटरनेशनल यानी चीज़ों पे बड़ी नज़र रहती है, तो मैंने कहा कि जब भी किसी का माइंड फिरता है तो मैं आपसे ही पूछता हूँ। वो आपके दोस्त किम जोंग का माइंड फिर गया, बैठे बिठाए वो लेफ्ट आउट फील करे तो उन्होंने एक मिसाइल चला दिया, जापान वालों की दौड़ें लग गई, उन्होंने उनके ऊपर एहतजाज किया, वो सो के उठे, उन्होंने दोबारा क्रूज मिसाइल चला दिया। ये क्या हो रहा है वहाँ पे यार रज़ा? मुबशर भाई, सबसे पहले तो वो मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं है, प्लीज मुझे उस कैटेगरी में ना डालें। और मैं इस वक्त अमेरिका में मुकीम हूँ, आप क्यों मुझे मेरा यहाँ से डिपोर्ट करवा दोगे? तो वो नॉर्थ कोरिया के हवाले से। लेकिन बैठे बैठे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिग्नल है वैसे नॉर्थ कोरिया का, इस तरह से ये एक, क्योंकि आपको पता है ये सिंबलिज्म ही होता है। और इससे पहले भी हम इतलात सुन रहे हैं कि रूस के साथ ऑलरेडी ईरान की बातचीत हुई, भी रूस से बात की है। देखिए ना, ये एक ही एक्सिस है, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, तीन ऐसे ममालिक हैं जो कि अमेरिका जिनसे खाइफ भी है, अमेरिका की ब्लैक लिस्ट पे भी हैं। और इस वक्त वो खुल के तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन सिग्नलिंग वो ईरान के हवाले से बड़ी क्लियर कर रहे हैं। अगर आप नोट कीजिए तो जो कहा जा रहा है कि ईरानी जो मिसाइल्स की इस वक्त जो लॉन्चिंग है और उनको जो इंटेलिजेंस मिल रही है, जो सैटेलाइट इमेजरी के हवाले से उनको जो मदद मिल रही है, उसमें यकीनन चीन और रूस जो है वो
भरपूर मदद कर रहे हैं ईरान की, हालांकि खुल के सामने नहीं आ रहे उस तरह से अपने इस जंग में वो नहीं कूदे, मगर एक ये क्लियर लाइंस ड्रॉ हो रही हैं इस वक्त। और फिर आप ये भी देखिए कि चीन को तेल की जो है सप्लाई हनूज जारी है ईरान की तरफ से। तमाम तर मसाइल जो भी हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ईरान भी बड़ी क्लियर सिग्नलिंग कर रहा है यहाँ पर। तो इससे अब यही जाहिर होता है कि दुनिया का जो नक्शा है और जो दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर है वो इस जंग के बाद बदलेगा। इसका जो भी आउटकम हो, ईरान जीते, ईरान हारे, अमेरिका जो है रिट्रीट करे, लेकिन हालात वो नहीं रहेंगे। मिडिल ईस्ट का भी नक्शा बदलेगा और मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो अलाइनमेंट्स हैं वो बदलेंगी, क्योंकि इस वक्त जो है ईरान ने अमेरिका और इजराइल को काफ़ी हद तक एक हजीमत का सामना करवाया है। जी मुबशर भाई। रज़ा, मुझे एक बात बताएं कि साउथ कोरिया से पेट्रियट और थर्ड मिसाइल्स की बैटरीज जो है मूव की गई हैं मिडल ईस्ट में, इस ताइवान से की गई हैं। तो अगर किम जोंग को इतना ख्याल आ रहा है और उसको यानी वो भुदक रहा है, तो हो सकता है चाइना की भी राल टपकरी हो कि यही टाइम है ताइवान के ऊपर जाने का, उसके डिफेंसेस इतने वीक हुए में। डू यू सी मोर? देखिए बिल्कुल मुबशर भाई, बात यह है कि ट्रंप ने बिल्कुल भरपूर मौका दे दिया चीन को किसी भी स्टेज के ऊपर ताइवान पे अपनी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये सो कॉल्ड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं और जिस तरीके से वो उन्होंने आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेरी हैं इजराइल और अमेरिका ने, तो अब चीन के पास तो बिल्कुल एक भरपूर जवाब मौजूद है। लेकिन क्या चीन इस वक्त वो करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि एकदम वो करेगा। इस वक्त जो मामला है वो ये है, जो चीन भी बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको समेटा जाए। कोई तरीका मेरे ख्याल से रूस की तो कम से कम ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू है कि बैकडोर जो मुज़ाकरात है, और आपको पता है ईरान के प्रेसिडेंट ने भी इसका पब्लिक में ऐलान किया है कि पाकिस्तान और रूस से उनकी बात हुई है सीज फायर के हवाले से, और यकीनन ये दो ममालिक आने वाले दिनों में एक रोल बिल्कुल अदा करेंगे, क्योंकि इस वक्त तमाम दुनिया की ये ख्वाहिश है कि कोई ऑफ रैंप मिले, क्योंकि जो दुनिया की मईशत के साथ हो रहा है वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान में आप देखिए इसमें ज्यादा इसके असरात आ रहे हैं, और अगर गल्फ में ये फैलता है तो जो ज़र मुबादला आता है, जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, हमारे जो वर्कर्स हैं गल्फ में, यूएई के अंदर, कुवैत में, कतर में, सऊदीया में, तो आप उनका भी देखिए ना कि कितने लाखों खानदान जो हैं पाकिस्तान में वो उजड़ जाएंगे अगर ऐसा होता है माशी तौर पर। जी देखे ना, बात ये आज इंडिया में तो शुरू हो गया ना, 5.5 लाख उनके रेस्टोरेंट सुबह को बंद हो गए हैं आज, क्योंकि कतर की LNG प्लांट्स बंद हैं और इंडिया 100% LNG वहाँ से ले रहा था, तो अब उनको राशनिंग करनी पड़ गई है, शुरू कर दिया उन्होंने। खालिद साहब बहुत साल पहले, ये तो पता नहीं मजाक की बात है मुझे नहीं याद, लेकिन मैं छोटा था ज़रा, वो कहते हैं कि इंडिया ने एक सैटेलाइट भेजी मार्स के ऊपर, और फिर इंडियन साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि हमने मार्स में लाइफ पकड़ ली और वहाँ पे उन्होंने मछलियों की तस्वीरें दी। बाद में पता चला उनकी सैटेलाइट जो थी अटलांटिक ओशन में गिरी हुई थी, तो वहाँ से वो तस्वीरें भेज रही थी। तो अब कल इनकी पूरी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन उड़ गई, 16 सैटेलाइट्स एक साथ गर्क हो गई। ये क्या हुआ है? आप लोगों ने नहीं पंगा किया कोई? मुझे बता दें आप। नहीं, आपके पास मेरे ज्यादा खबरें होती हैं। और नहीं, ये आई थिंक उनका, मैं तो बता रहा हूँ, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर बजट है हर साल, और रेवेन्यू है आईटी सेक्टर का दुनिया में तकरीबन 55% जो प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग होती है वो इंडिया के पास है। तो ऐसे मुल्क को आप अंडर एस्टिमेट तो ना किया करें ये। मैं अंडर एस्टिमेट करूँगा, उसकी वजह ये खालिद साहब, लोगों को एक बात का एहसास नहीं हो, सीरियस नोट, कि कहने को जिनकी बैकबोन आईटी है, जहाँ पे बेंगलोर जो है वो अगर सिलिकॉन वैली है या पार्ट 2 सिलिकॉन वैली है, तो मैंने आज तक एक भी ऐप नहीं देखी है जो इंडियन ऐप हम लोग यूज़ कर रहे हो या चल रही हो दुनिया में, जैसे टिकटॉक है, फेसबुक है, आई मीन व्हाट्सएप है, जो मर्जी आप ले लें। सो दे आर गुड एट आउटसोर्सिंग एंड प्रोवाइडिंग चीप लेबर टू डू जॉब्स फॉर मेनी वेस्टर्न कंपनीज। दे आर नॉट इनोवेटर्स देमसेल्व्स। पहले दो चीज़ों में फ़र्क कर लें। अब ये उन्होंने पहला एक सिस्टम बना रहे थे जो जीपीएस का ऑल्टरनेट सिस्टम इन्होंने बनाया कि हम चाइनीज़ बेदू जो है उसको हम compete करेंगे जाके। तो यहाँ पे तो जो है वो
मैं ये नहीं कह रहा कि समथिंग कैन गो रॉन्ग, एक दो हो, 3 हो, 4 हो, 16 सैटेलाइट्स एक साथ बढ़ गई। आई मीन ये तो कुछ सैबोटाज लग रहा है, इंटरनल सैबोटाज लग रहा है मुझे तो। नहीं, यहाँ पे मैं आपसे एग्री करूंगा कि इनोवेशन एक और चीज़ होती है, क्रिएटिविटी एक और चीज़ होती है, और जाहिर है वर्क फोर्स एक एक्सटेंडेड पहुंचाना या मुहैया करना किसी और मुल्क को और चीज़ होती है। और आपने जंग में देख लिया था मई 2025 के अंदर, खासतौर पर अप्रैल के आखिरी 2 दिनों में पाक फिजाइया ने क्या किया था, और उसके बाद जो 5 और 6 को क्या किया था। और ये वही मुल्क है जो इतना बड़ा आईटी में अपना नाम रखता तो है। हमने उनके नेटवर्क जैम उस वक्त भी कर दिए थे, लेकिन वो वॉर थी, उसके अंदर हमने इंटरनेट उनके डाउन कर दिए थे, वेबसाइट्स हैक कर ली थी डिफेंस की, हमने ट्रेन नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया था, ग्रिड स्टेशन की बिजली चली गई थी, और बहुत सारी सेंसिटिव वेबसाइट से डाटा हैक करके डिलीट कर दिया था। और सो मच सो कि फिर हॉस्पिटल्स में भी बिजली चली गई थी, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, इंसानी बुनियाद पर बिजली रिस्टोर की गई थी, बिकॉज उनकी मशीनें रुक गई थी और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जवाब दे गए थे। तो हमने तो वो किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे वो लोगों ने किया हुआ है जिनको कोई आईटी में उस तरह कोई नहीं हमारी प्लेसिंग दुनिया में समझता कोई। लेकिन वो आपने कहा ना, क्रिएटिविटी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द लीडरशिप, जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जिस तरह किया हुआ था। और मोशे भाई, मैं आपको यकीन करें, मैं पहले विजिट करके आया हुआ था इस साइबर कमांड को जंग से पहले, तो मैं कभी इमेजिन नहीं कर पाता था कि ये जो नौजवान 20-25 साल के, 28 साल से उम्र शायद ज़्यादा किसी की थी नहीं, ये जो बैठे हुए कर रहे हैं, ये इतना कुछ कर गुजरेंगे कि शायद बहुत सारे फाइटर जहाज़ों की रिप्लेसमेंट के तौर पे कर देंगे। एक एलिमेंट ऑफ पैनिक ज़ाहिर है मैंने देखी जंग के दौरान। उससे पहले मैं समझता था कि ये थोड़ा सा वैल्यू ऐड करेंगे, ये कंट्रीब्यूशन करेंगे। जितनी पैनिक हमने 4 राफेल जो टेक ऑफ किए थे उनके अंबाला बेस से रात को, वो हमने कंप्लीट उनको जैम कर दिया था, उनकी नेटवर्किंग बंद कर दी थी, उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, डिसओरिएंटेशन इस हद तक हो गई थी कि 2 जहाज़ों को श्रीनगर इमरजेंसी लैंड करना पड़ा था। तो ये हमारी थी अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस थी जिन्होंने ये किया था, और पर्टिकुलरली हमारी साइबर कमांड के उन नौजवानों ने किया था। और बात आपकी मैं लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि इनोवेशन, मैं एग्री कर रहा हूँ कि हमारी यहाँ इनोवेशन थी, हमारी लीडरशिप की डिमांड थी कि हमने आने वाली जंगों में पुराना स्टिक थ्रॉटल और डॉग फाइट और गन शॉट्स और बुलेट मार के जंग नहीं लड़नी। अब ये ऑल टुगेदर डायमेंशन बदल गया, और आपने देखा ड्रोन्स ने जिस तरह इस्तेमाल, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले, जिस तरीके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हुआ, तो आई थिंक आने वाली जंगें तो कंट्रोल ही वो करेगा जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीम को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को जो मास्टर कर सकेगा। आई थिंक जंग का पल्ला उसी में भारी नहीं होगा, उसके हाथ चला। फारूक पताफी, ये जो जंग हो रही है मशरिक़ वस्ता में, क्या ये जल्दी ख़त्म होने का कोई इम्कान है? मुझे आधा सवाल समझ आया, लेकिन पहले अगर आपकी जो मिडल ईस्ट में हो रही है, सैटेलाइट्स की बात की, उसके बारे में बात जरूर जरूर जरूर। जी, नाविक नाम का ये उनका सिस्टम है जो उन्होंने देसी वो बनाया था, जीपीएस सिस्टम। अब देखें ना, जिस सैटेलाइट का नाम इतना सकील होगा वो खुद ही क्रैश कर जाएगा। जी सर जी, उसमें से पहले भी जो है ना 11 में से सिर्फ टोटल 3 ही चल रहे थे, और अब वो खराब हो गए हैं। तो आप देख लेंगे उसको भी अपना, अगर उसके सर पे नारियल फोड़ा होगा, नीचे नींबू किया होगा, मिर्चें दी होंगी, तो नहीं दी होगी, जैसे राफेल की मत मार दी थी, तो सैटेलाइट की भी मत वजरी है ना वो तो। जी, वैसे भी आपकी एक और बात बड़ी एस्ट्यूट थी जब आपने कहा ना कि इंडिया जो है वो ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर में है या फिर आउटसोर्सिंग में है। अगर आज के दिन बैंकिंग सिस्टम दुनिया का कोबॉल नाम के पुरानी एक्सटिंक्ट लैंग्वेज को ख़त्म कर दे, तो मेरे ख्याल में 90% इंडिया की तो सारी की सारी दुकानें ही ठप हो जाएंगी। लेकिन इंडिया के पास 2-3 चीज़ें हैं सर। एक तो उसका डिप्लोमेटिक क्लाउट है, और दूसरा उसका इकनॉमिक क्लाउट है। और उसको मैं जोड़ूंगा आपके सवाल से जो आपने अभी किया मशरिक़ वस्ता का, ख़ासतौर पे ईरान का। और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि ये इत्तेफाक नहीं है। जब फर्दों के ऊपर अटैक हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उसके बाद उन्होंने तकरीबन गालियां दे के नेतन्याहू को वापस बुला लिया था और कहा था कि जंग ख़त्म करो। लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि वो इंतज़ार में रहे, पैसा नहीं था इसराइल के पास, और उसके बाद मोदी जी जाते हैं और वहाँ जाके 18 कॉन्ट्रैक्ट्स करके आ जाते हैं। उसके 40 घंटे के अंदर इसराइल ने हमला कर दिया। अगर आप इसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि गेम क्या खेली जा रही है। इसराइल को क्या शौक है, इसराइल ने अपने साथ अमेरिका को क्यों मिलाया? इसलिए कि अगर अमेरिका आता है साथ तो उसके बाद अमेरिका की बेसिस के ऊपर हमला होगा।
और अगर हमला होता है तो इंडियंस को क्या शौक चढ़ा हुआ है, उनको पता है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है, इवेंचुअली वो एक्टिवेट हो जाएगा और पाकिस्तान और ईरान आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, और दरमियान में बलूचिस्तान और बाकी इलाकों को वो जो है ना उसके अंदर इंसर्जेंसी को मज़ीद बढ़ावा देके पाकिस्तान और ईरान दोनों का खात्मा कर देंगे। इंडिया और इसराइल ये इस्लामोफोबिक एक अलायंस है, एक्सेस है, जो कि हर मुसलमान को ख़त्म करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने ईरानी दोस्तों को भी समझाया जाए कि ये जो अरब कंट्रीज़ हैं इसके ऊपर ना अटैक करें, क्योंकि अगर आप करते हैं तो इवेंचुअली आप वो आप एक बात कर रहे हैं, एक मिनट, जो फॉरेन ऑफिस का एम्बेट है मैं उसे पढ़ना ही नहीं चाहता, ना मेरा, ना आपका, ना रज़ा साहब का, ना खालिद साहब का। हमारा काम, हम ये नहीं फॉरेन ऑफिस को बताएं कि क्या करें, हम तो एनालिसिस दे सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ एंड यू नो व्हाट वी थिंक। जैसे अभी रज़ा साहब ने कहा ना कि मैं दोस्त नहीं हूँ उसका, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसको चुल क्या हुई है एकदम से, तो वो हम चुल के मुतल्लिक अब डिस्क्राइब कर रहे थे। जी, मैं कॉन्टेक्स्ट बांध रहा था पहले, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता आप कॉन्टेक्स्ट बांधेंगे, इतनी लंबी से तरावियां होती हैं, शो नहीं होता हमारा सर, आप अपना छोटा छोटा करें, बर्दाश्त कर ले सर, आप बर्दाश्त कर ले। अच्छा, उसका कॉन्टेक्स्ट तो मैंने हाजिर कर दिया, लेकिन अब ये है कि अगर आप अभी भी देखें कि अपनाए हरमुज़ के ऊपर ख़ासतौर पे वो जो खर्ग नाम का एक टापू है, एक जजीरा है, उस पर अमेरिका ने हमला किया है, उसकी वजह से अब लग रहा है कि कोई ना कोई अटैक ज़रूर होगा यूएई के ऊपर। तो खासतौर वो तो ईरान ने कह दिया आज ना, वो तो ईरान ने कह दिया, उन्होंने कह दिया हम हर पोर्ट पे करेंगे हमला, लोगों को उन्होंने वार्न किया कि निकल जाए। सर उसका नुकसान क्या होगा? अब देखिए, एक साइड पे तो सारे अरब कंट्रीज अमेरिका से कहेंगे यहाँ से निकलो, उसके बाद इस इलाके का जो सिर्फ वाहिद जो है ना गुंडा रह जाएगा वो इसराइल रह जाएगा, और आप इन तमाम ममालिक को इसराइल की झोली में। चलें, मैं आता हूँ इस पर, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रज़ा, प्रॉबली मेरी आप समझ लें, चुड़ैल ने मुझे बताया, आप समझ लें कि मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अगले 3 दिन में यमन के हूतीज़ जो हैं दे विल बी आस्क्ड टू क्लोज़ ये बाबुल मंदब को। तो मुझे नहीं पता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है कि नहीं खुलता, लेकिन अगर यहाँ पे अटैम्प्ट होता है उसको खुलवाने का फोर्सिबली, तो वो बाबुल मंदब को बंद करने के भी चक्कर में है, तो फिर देयर गोज़ 40% मोर ऑफ द एनर्जी सप्लाईज। So these are not really solutions to the problem, they are creating more spanners in the wheel। ये कौन एडवाइस कर रहा है इस तरह की, और किस तरह इनको रोका जा सकता है? देखिए, ये तो एक जंगी हिकमत अमली है, क्योंकि इसको जिसे कहा जाता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। एक तरफ ईरान है जिसकी कि एयरफोर्स भी नहीं है, नेवी बेचारी क्या वो होनी थी, बार बार ट्रम्प कहते हैं कि जी नेवी ख़त्म कर दी, नेवी थी ही नहीं। तो और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी कुवत, और उसके बाद उसकी जो परवरदा इजराइल की फौजी ताकत है, तो ये तो कोई मुकाबला है ही नहीं मुबशर भाई। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इसमें अपने कार्ड्स खेले हैं, अपनी जो पोजीशनिंग की है और कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ाने के जो तरीका कार ढूंढा है, वो यकीनन तैयारी कर रहे थे। मेरे ख्याल से पिछले साल जून की जो एक महदूद पैमाने पर जंग थी, उसके बाद से अब तक वो उनकी पूरी कोशिश रही होगी कि उन्होंने दोबारा हमला तो होना है, तो वो क्या करेंगे। और बहुत से तो ईरानी तबसरा निगार ये भी कहते हैं कि ये अभी नहीं बल्कि कई दहाइयों से ईरान की ये तैयारी थी, और यही वजह है कि गल्फ की स्टेट्स को इसमें वहाँ पे भी प्रेशर डालना, कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ाना, उनके लिए अमेरिका के लिए कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ाना, ये हिकमत अमली है। इसी हिकमत अमली के तहत आप जो बात करें हूतीज़ की, और आपने देखा कि दोबारा हिजबुल्लाह भी एक्टिव हुआ है, जहाँ पे इसराइल को एक अलग जंग लड़नी पड़ रही है। पहले ये ख्याल था कि इसराइल ने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया है। आपको याद होगा कि पहले भी हमले हुए थे बैरूत में हैंड हेल्ड डिवाइसेस के साथ, और बहुत से दावे किए गए थे कि जी अब हिजबुल्लाह ख़त्म हो गया है, लेकिन हालिया दिनों में ये साबित हुआ है कि हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हुई, और यही हूतीज़ का भी आलम है। तो ये सारे ईरान के जो है प्रॉक्सीज रहे हैं एक ज़माने में, शायद अभी भी उनके बिल्कुल वही ताल्लुकात होंगे। तो इस वक्त तो ये ऑल आउट एक स्ट्रेटजी है कि किस तरह से जब इसकी कॉस्ट को ज़्यादा कर दिया जाएगा अमेरिका के लिए, उसके इत्तेहादियों के लिए, तो फिर वो खुद सीज़ फायर की तरफ आएंगे। और अब यही इत्तलात आ रही है कि खुद अमेरिका
जो है वो ये देख रहा है कि किस तरीके से इसको रोका जाए और फेस सेविंग क्या ली जाए। ट्रंप ने तो 2 बार डिक्लेयर भी कर दिया कि वो जीत गया जंग, आपके इल्म में है। 3-4 दिन पहले उसने ऐलान किया कि जी हम जीत चुके हैं, ख़त्म हो गई है ये जंग, तो मार्केट ऊपर चली गई। फिर अगले दिन उसके वॉर का जो मिनिस्टर है उसने कहा नहीं जी नहीं, अभी तो हम ये करेंगे, हम तो तबाह कर देंगे, हम तो मज़ा चखाएंगे, तो फिर मार्केट डिप कर गई। जुम्मे के दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिरी है, और इसके अलावा जो एनर्जी मार्केट्स के अंदर आज आपके हरदिल अजीज रहनुमा ने यह कह दिया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोलते हैं। आप को समझा सकता हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया का सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद जरीदा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ही पीछे नहीं है। लेकिन वो भाईजान उनका कोई माइंड में होता है, वो बोल देते हैं यार अपना, वो आपकी और मेरी तरह के फट्टू नहीं है कि वो सोचे पहले डर डर के कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं। बट एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये मैंने लास्ट में ये कॉमोडोर के लिए रखा हुआ है क्योंकि ये एक फ़ौजी आदमी है। आपका फ़र्क के ऊपर मैं आप समझे, मैं आप दोनों से ये मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा। एक कॉमोडोर साहब, सीधी सी बात है कि सीज़ फायर जो होगा वो डिटर्मिन करेगा कि मिडल ईस्ट के इन्वेस्टर्स वापस आते हैं कि नहीं। अगर तो ये एक सॉफ्ट सा सीज़ फायर हुआ कि ये भी हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, और वादा शादा ये वो जैसे 8 महीने पहले हुआ था, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कोई इन्वेस्टर वापस नहीं आएगा। और अगर ये सॉलिड किस्म का सीज़ फायर हुआ विद अ लॉट ऑफ कंडीशंस एंड अ लॉट ऑफ गारंटीज और यानी कमिटमेंट्स, तो फिर वो इन्वेस्टर मिडल ईस्ट वापस आएगा, और उसमें इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें। आपके ख्याल में व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द मिडल ईस्ट इन इकोनॉमिक टर्म्स? बशीर भाई, बुनियादी तौर पे आपने देखना होगा जो सीज़ फायर आपने कहा ना, कंडीशंस, फॉर्मेलिटीज, एग्रीमेंट्स, शराइत कौन सी होंगी, ये देखना पड़ेगा कि वो फेवर किसके में है, यानी वो ईरान की फेवर में है या अमेरिका की फेवर में है। जंग शुरू होने से पहले तो बहुत सारे एनालिस्ट हम जैसे क्या समझते होंगे कि जंग इतनी मैसिव होनी है इन द फेवर ऑफ यूएस कि ईरान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और सारी की सारी काया पलट जाएगी। लेकिन मैं डे वन से कहता हूँ कि जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वो पावर टू बार्गेन होती है। अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले कितनी ज्यादा मैसिव पावर टू हर्ट थी जो अज्यूमिंगली हम कर रहे थे, और जाहिर है जब पावर टू हर्ट अमेरिका की ज्यादा थी तो पावर टू बार्गेन भी यही थी। आपने देखा 2 महीने तक प्रेसिडेंट ने ऑलमोस्ट अटैक नहीं किया, वो अपनी पावर टू हर्ट मैनिफेस्ट करवा रहे थे ताकि पावर टू बार्गेन पहले ही मिल जाए जंग शुरू होने से पहले। ईरान नहीं माना। अब आप अंदाजा लगाइए 2 हफ्ते हो गए हैं, और मैं ऑनरेबल पैनलिस्ट भी बता सकते हैं कि अब बताइए पावर टू हर्ट किसने वापस रीगेन कर लिया अमेरिका से। इस वक्त हार्मोज बंद किया हुआ है, तेल उसकी मर्जी से जा रहा है, 800% जो है इंश्योरेंस बढ़ गई हुई है, फिर भी 3,500 जो शिप जो है वो एंकरेज किए बैठे हैं। अमेरिका कह रहा है हम सिक्योरिटी देंगे, फिर मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप की ना इंश्योरेंस मान रहा है, अमेरिका की सिक्योरिटी होती है अपने, उसके वॉरशिप्स दूर खड़े होते हैं 500 मील, वो आ जाए ना वहां पे, वो तो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। वो एक और चीज है, किसी और दिन बात करेंगे। अमेरिका का लॉ प्रोहिबिट करता है कि अब यूएस फ्लैग के अलावा वो एस्कॉर्ट ही नहीं कर सकते किसी को। ये गलत बयानी हो रही है कि आए हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उनका लॉ परमिट नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, अब पावर टू हर्ट कम अज कम, या ये नहीं कह रहा कि ईरान मैच कर रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा परसेंटेज अपने हाथ में भी तो ले लिया ना। जिस तरह इजराइल हो रहा है, वहां सीसीटीवी फुटेज तोड़ी जा रही है, वहां पे सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उनको तोड़ा जा रहा है कि कोई फुटेज ईरान को डेटेक्शन ना कर दे, पावर टू हर्ट ना पहुंच जाए कि भाई ईरान कितनी ज्यादा है। बेसिस का आपने शुरू में बता दिया इतने, तो आई थिंक ये देखना ये पड़ेगा कि क्लोजिंग जब होती है तो किसकी मैनिफेस्टेशन होती है, पावर टू हर्ट किसकी ज्यादा थी आउट ऑफ द 2, और उस पर डिपेंडेंट होगा आने वाला वक्त। पीस लास्ट, रजा रूमी, यू हैव 1 minute टू आंसर दिस प्लीज। मुझे बताइएगा कि कितनी क्रिटिकल मिस्टेक थी, और रजा पहलवी को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया एज द नेक्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट। रजा पहलवी को करते, रजा रूमी को करते, दोनों का उतना ही फर्क होना था। व्हाई दिस टू रजा पहलवी, मुझे बताए, रजा रूमी क्यों नहीं? देखिए, वो रजा पहलवी की मसला ये है कि ईरानी डायस्पोरा जो है मुबशर भाई, वो एक पैरेलल दुनिया में रहता है। यहाँ खसूसन अमेरिका में और किसी हद तक यूरोप में भी वो बिल्कुल ही एक अलग जो है प्लेनेट पर एग्जिस्ट करते हैं, और उनका ये ख्याल है कि वो ईरान जो छोड़कर आए थे वो वही हाल है, वो वॉर जोन में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, हाँ। तो उसको रिवाइव किया जाए, इसलिए उनका यहाँ पे बड़ा असर है, और जो उनकी, और वो बड़े वोकल भी हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अमेरिकी जो कैलकुलेशन है वो मिस कैलकुलेशन इसी तरह हुई कि वो उनके व्यूज को मद्देनजर रखते रहे हैं,
ना कि उस पे खुद कोई thought ईरान नहीं के अंदर गई। जो ईरानी हाँ। मौजूद है। एयर कॉमोडर खसी, आपका, रज़ा रूमी आपका, फ़ारूक खान पताफी, आप तीनों ज़ात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़े सीरियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पर कोरिया की तरफ से जो हो रही है इसको, और आज जैसे ईरान ने कहा है कि वो बंदरगाहों के ऊपर हमले करने लगा, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे और इस जंग को ख़त्म करने का कोई सबब पैदा करे। इसी दुआ के साथ, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।